Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing MCQ type of questions of economics. इसके पहले हमने 3 सीरीज देख ली है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के कई सारे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद देयर आंसर्स देखा है। ये हमारी 4th सीरीज है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ मैंने कई सारे अकाउंटिंग और कई सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर भी MCQ टाइप ऑफ सीरीज बनाई है जो मेरी चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सारी सीरीज को पढ़िए। So friends, let us begin with the 4th series of economics MCQ type of questions. So here is our question. Economic problem does not recognize the boundaries of caste, creed, culture. Thus, economic problem is always considered as the general problem, universal problem, historical problem, classical problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसमें किसी भी तरह की कास्ट की, क्रीड की या कल्चर की बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और इसी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम कंसिडर किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ऑल ऑफ द अबव। अब इलास्टिसिटी मेजरमेंट की मेथड्स कौन सी होती हैं? तो हमें पता है कि हम परसेंटेज मेथड से भी इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं, टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड से भी होती है और पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से भी होती है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ स्टेज ऑफ एक्सपांशन इन बिजनेस साइकिल आर राइज इन नेशनल आउटपुट, राइज इन कंज्यूमर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैंक एडवांसेस ग्रो स्लोली। Rise in national output, rise in consumer and capital expenditure, bank advances grow rapidly. Rise in national output, rise in consumer expenditure, bank advances grow rapidly. Rise in national output, rise in capital expenditure, bank advances grow rapidly. अब हमारी जो बिजनेस साइकिल होती है उसकी जो एक्सपांशन की स्टेज होती है उस एक्सपांशन की स्टेज के फीचर्स क्या होते हैं? तो उसमें जो नेशनल आउटपुट है वो राइज होता है, उसी के साथ साथ कंज्यूमर्स में भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी राइज होता है और बैंक एडवांसेस जो होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं। तो ये होती है स्टेज ऑफ एक्सपांशन की बिजनेस साइकिल की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन, factors of production and final production, technology used in production, all of the above। अब प्रोडक्शन फंक्शन में हम इनपुट आउटपुट का रिलेशन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी बनी है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं फाइनल प्रोडक्शन के लिए उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, एनी ऑफ द अबव। सप्लाई कर्व का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिमांड इज डिटरमाइंड बाय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट्स एंड हैबिट्स, ऑल ऑफ द अबव। डिमांड जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है प्राइसेस के, प्रोडक्ट की प्राइसेस के ऊपर, उसी के साथ साथ कंज्यूमर के जो टेस्ट्स एंड हैबिट्स होते हैं उसके ऊपर, और रिलेटिव प्राइसेस जो होती हैं अदर गुड्स की, सब्सटीट्यूट्स की या फिर दूसरे गुड्स की, उनकी रिलेटिव प्राइसेस पर भी डिमांड डिटरमाइन होती है। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट्स विच कवर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज प्रोडक्ट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारी कॉस्टिंग में जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कहाँ पर कंसिडर की जाती है? तो एडवर्टाइजिंग हम सेल्स के लिए करते हैं, सो ये कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी सेलिंग कॉस्ट में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी आर परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या है? परपेचुअल सक्सेशन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है और जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो भी फ्री होती है। सो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
resource allocation decisions in free market economy, theory of price, applied branch of knowledge, universal, none of the above. अब जो रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन होता है हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी, वो थेरी ऑफ प्राइसेस पर डिपेंड होता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द सप्लाई कर्व स्लोप्स डैश फ्रॉम डैश टू डैश, डाउनवर्ड्स लेफ्ट राइट, डाउनवर्ड्स लेफ्ट राइट लेफ्ट, अपवर्ड्स लेफ्ट राइट, डाउनवर्ड्स राइट लेफ्ट. अब जैसे कि हमें पता है कि सप्लाई कर्व जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि वो डाउनवर्ड जाता है लेफ्ट से राइट तक. सो इट गोज डाउनवर्ड्स टू लेफ्ट टू राइट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, in the context of formulation and investment period, dash feasibility means the availability of land, plant, machinery, raw materials and technical know-how etc. अब जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन कॉन्टेक्स्ट होता है तो उसमें हम टेक्निकल फिजिबिलिटी को देखते हैं, जिसमें हम जो अवेलेबिलिटी होती है लैंड की, प्लांट की, मशीनरी की, रॉ मटेरियल्स की और टेक्निकल नो हाउ की, तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में देते हैं. सो ऑप्शन बी टेक्निकल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव स्लोप मीन्स कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. निगेटिव स्लोप का कर्व कैसे होता है? तो निगेटिव स्लोप का जो कर्व होता है वो लेफ्ट से लेकर राइट तक आता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which scarce means have alternate uses, relationship between ends and scarce resources, studies human behavior, all of the above. अब रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, उसमें उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें स्केर्स मीन्स होते हैं और उसके यूजेस जो होते हैं वो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज के बिटवीन रिलेशनशिप होती है और ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर गवर्नमेंट पॉलिसी, always referred to in relation to price and time, availability of factors of production, all of the above. अब सप्लाई के जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सारे डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट द रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, नन ऑफ द अबव. अब इकोनॉमिस्ट ने जो पुट आउट किया है पॉइंट कि रियल वर्ल्ड जो होता है वो वर्ल्ड होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, कंजम्पशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. अब जो सर्विसेज या गुड्स हम यूज़ करते हैं और हमारी जो नीड्स होती हैं, जो वांट्स होती हैं, उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कंजम्पशन कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एटसेट्रा, द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों की स्टडी होती है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें हम इकोनॉमी का एग्रीगेट बिहेवियर देखते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स का बिहेवियर देखते हैं और प्रॉब्लम्स भी देखते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है. तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द इंडेक्स नंबर्स विच मेजर्स द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. अब जो इंडेक्स नंबर होते हैं जो मेजर करते हैं कंट्री की जनरल प्राइस लेवल को, उसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स विथ विच कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ theory of price, theory of production, theory of demand, none of the above. अब इकोनॉमिक्स में जब किसी भी कमोडिटीज़ को अब सिलेक्शन मेथड के लिए हम जब देखते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चंस रिलेटेड किस चीज़ से होते हैं, तो वो
होते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के रिलेटेड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एम्स एट डैश ऑफ सोशल वेल्थ, मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, नन ऑफ द अबव। अब जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम देख रहे हैं तो उसमें सोशल वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी, तभी हमें कॉस्ट बेनिफिट होगा। सो ऑप्शन सी मैक्सिमाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, द नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, द नॉर्मल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। अब इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज को लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, तो वो हम नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में डिटरमाइन करेंगे उसे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग डायमंड वाटर पैराडॉक्स। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि डायमंड वाटर पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी की कंसेप्ट ही यूजफुल होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ फर्म प्रैक्टिसिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी बाइंग ओनली फ्रॉम फर्म्स सेलिंग इन बल्क एट अ डिस्टेंस, बाइंग इन चीपेस्ट एंड सेलिंग इन द डियरेस्ट मार्केट, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर एक्सरसाइज करती है फर्म, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट्स के वो डिफरेंट प्राइसेस होते हैं डिफरेंट मार्केट्स में। अकॉर्डिंग टू मार्केट्स उसकी प्राइस चेंज होती है, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कहेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी शोज दैट इट्स डिमांड इज फेयरली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, मॉडरेटली इलास्टिक। अगर किसी कमोडिटी का डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा तो वो परफेक्टली इलास्टिक को शो करता है, डिमांड को शो करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोपोलिस्ट हैज कंट्रोल ओवर द प्राइस ही चार्जेस फॉर हिज प्रोडक्ट. He will be able to maximize his profit by lowering the price if the demand curve is elastic, raising the price if the demand curve is elastic, lowering the price if the demand curve is inelastic, none of the above is applicable. अब मोनोपोलिस्ट जो है वो उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंट्रोल करता है और वो उसकी प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज करने हैं, तो वो उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइसेस जो होती हैं उसको लो कर देता है अगर उसकी डिमांड इलास्टिक होगी तो इलास्टिक डिमांड में अगर प्राइसेस लो कर दिए तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्राइस विच इज़ नेसेसरी टू रिटेन अ गिवन यूनिट ऑफ फैक्टर in a certain industry may be called its transfer earning or transfer price, defined by Professor Lipsey, Alfred Marshall, Robertson, John Robinson. अब प्राइस जो है वो नेसेसरी फैक्टर होता है हमारी यूनिट का, जिसमें इंडस्ट्री में हम सर्टेन इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, और उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ अर्निंग्स और ट्रांसफ़र ऑफ प्राइस भी उसे कहा जाता है। तो ये वाली जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी प्रोफेसर लिप्सी ने। Option A is the correct answer. Next, the real aim of production is to eliminate poverty, to create material goods, to satisfy people's wants, to provide basic necessities. अब जो रियल एम होता है प्रोडक्शन का वो होता है पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई करना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज निगेटिव, हाई, जीरो, इन्फिनाइट। इलास्टिसिटी जो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो निगेटिव होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर दैन 1, इक्वल टू 1, लेस दैन 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हमें दिया गया है प्राइस चेंज और डिमांड चेंज के इफेक्ट को, और सेकेंड जो कॉलम है उसमें हमें दिया गया है इलास्टिसिटीज़ को। अब
पहले कॉलम में जो हमें बताया गया है उसमें हम देख रहे हैं कि पहला जो है फॉर अ गिवन 10% इन प्राइस चेंज इन प्राइस डिमांड चेंजेस बाय 0%। अब अगर 10% से प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड जो चेंज हो रहे हैं उसमें 0% का चेंज है, यानी कि डिमांड थोड़ी भी बदल नहीं रही है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी वो इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन 4 जो है वो 4 ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा। अब बी जो है फॉर अ गिवन 10% इन प्राइस डिमांड विल चेंज बाय 5%। अब 10% अगर प्राइसेस चेंज होगी तो डिमांड जो है वो 5% से चेंज होगी, यानी कि डिमांड जो है वो हाफ रेट से चेंज हो रही है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी है उसमें इलास्टिसिटी जो है वो लेसर दैन 1 है, यानी कि इलास्टिसिटी कम है 1 से। सो इसके साथ पेयर जाएगी 3 की। देन फॉर अ गिवन 10% चेंज इन प्राइस डिमांड चेंजेस बाय 10%। अब यहाँ पर प्राइसेस भी 10% से बढ़ रही है और डिमांड जो है वो भी 10% से ही बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी 1 के बराबर में आ जाएगी। सो इलास्टिसिटी सेकेंड के साथ इसकी पेयर बन जाएगी। और जो लास्ट है फॉर अ गिवन 10% इन प्राइस डिमांड चेंजेस बाय 20%। अब प्राइसेस जो है वो 10% से चेंज हो रहे हैं और डिमांड जो है वो चेंज हो रहे हैं 20% से, यानी कि डबल डिमांड चेंज हो रहा है। तो इसका जो इफेक्ट होगा इसमें इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी ग्रेटर हो जाएगी 1 से। सो डी की पेयर बैठेगी 1 के साथ। सो ऑप्शन बी जो है ए की पेयर 4 के साथ, बी की पेयर 3 के साथ, सी की पेयर 2 के साथ और डी की पेयर 1 के साथ, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in ISO cost line represents combination of two inputs which yield varying amounts of output, combination of two inputs which costs the same amount to a firm, combinations of two inputs which yield the same amount of output, combinations of two inputs which cost different amounts of outlay to a firm। अब जो ISO कॉस्ट लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे टू इनपुट्स की कॉम्बिनेशंस को, और जिसमें जो कॉस्ट होती है वो सेम अमाउंट की होती है फर्म के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज ओनली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल, J.M. केन्स, मॉडर्न स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल। अब जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को। ये जो डेफिनेशन दी थी वो क्लासिकल स्कूल की अकॉर्डिंगली ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की डेफिनेशन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हैज द शेप ऑफ द इन्वर्टेड यू, हैज द शेप ऑफ अल्फाबेट यू, हैज द शेप अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑल ऑफ दीज। अब मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कर्व का शेप क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप का कर्व होता है, जो अल्फ़ाबेट यू होता है उसी अल्फ़ाबेट यू शेप में वो कर्व होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मूवमेंट अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्टिंग द सब्सटीट्यूशन ऑफ चीपर प्रोडक्ट्स फॉर मोर एक्सपेंसिव वंस इज सप्लाई इफेक्ट, यूटिलिटी इफेक्ट, अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इंडिफरेंस कर्व में जो मूवमेंट होती है हमारी सब्सटीट्यूशन को रिफ्लेक्ट करने वाली और चीपर प्रोडक्ट्स मतलब कंपैरिजन करते हुए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ, तो वो जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को शो करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट दैट एंजॉयज रैपिडली ग्रोइंग डिमांड ओवर टाइम इज लाइकली टू बी एन इंफीरियर गुड, a non-cyclical normal good, cyclical normal good, neither a normal nor an inferior good। अब जो प्रोडक्ट है वो एंजॉय करता है डिमांड की रैपिड ग्रो को, वो ओवर द टाइम, वो क्या होता है, तो वो होता है साइक्लिकल नॉर्मल गुड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द प्योर मोनोपोलिस्ट एज अपोज्ड टू द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म can make abnormal profits because of blocked entry, his low LAC, his price he charges, high price he charges, advertising। अब अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी रहता हो तो उसमें जो प्योर मोनोपोलिस्ट है अगर वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के अपोज है तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिला सकता है, और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो मिलाता है वो बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड एंट्री की वजह से उसे एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट consumption of additional units of commodity causes total utility and marginal utility both to increase, total utility to fall and marginal utility to increase, total utility to fall and marginal utility to become negative, total utility to become negative and marginal utility to fall. अब सैचुरेशन पॉइंट पर जब जाते हैं हम तो कंजम्पशन जो होता है एडिशनल पॉइंट का कमोडिटी वो कमोडिटी को कैसे कॉज करता है, तो टोटल यूटिलिटी जो होती है वो फॉल होने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जाने लगती है, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट में कंजम्पशन में सेटिस्फैक्शन लेवल तक हम आए हुए होते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन को कंटिन्यू करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है, तो वो जैसे जैसे कम होने लगता है वैसे वैसे यूटिलिटी हमारी फॉल होने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी उसी के साथ निगेटिव में जाने लगती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, addition to the unit cost of production, reduction in the total cost of production. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बिलो द LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, above the LAC long run average cost curve, equal to LAC long run average cost. तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जब प्राइसेस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के होते हैं तो वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं इक्वल टू LAC. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अ फॉलिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इलिस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, the principle of diminishing marginal rate of substitution, none of these. अब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अगर फॉल कर रहा है तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक प्रिंसिपल बन जाता है, उसे फॉलो करता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सीरीज हेयर, जहाँ पर हमने 160 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं हमारी इकोनॉमिक्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस के. सारी सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जो चाहे उस सीरीज़ को पढ़ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में जाकर उस लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें. इन सारी सीरीज़ को अपने साथ ही साथ जो बच्चे एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, जिनकी एग्ज़ाम्स हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें. फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट सीरीज़ में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.